चलिए दोस्तों, लर्न विद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है, कॉन्सेप्ट है, जो विभिन्न तरह के परीक्षा में, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो वो बीपीएससी हो या एसएससी हो या रेलवे हो या फिर बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, इससे क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। तो चलिए आज पढ़ना शुरू करते हैं। टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया, इसको हिंदी में बोलेंगे कर प्रणाली भारत में। यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको देख के आप घबराए नहीं, क्या कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों को लेकर चलेंगे। क्योंकि मैं खुद इंग्लिश में पढ़ता हूँ, इसलिए यहाँ इंग्लिश में लिखा हूँ। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं टैक्स होता क्या है। तो टैक्स यहाँ पे जैसे लिखा देख रहे हैं कि ए कंपल्सरी कंट्रीब्यूशन गिवन बाय ए सिटीजन और ऑर्गेनाइजेशन टू द गवर्नमेंट इज कॉल्ड टैक्स। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपल्सरी, मतलब आपको निश्चित रूप से ये देना होगा टैक्स गवर्नमेंट को। तो आप में से कई लोग बोलेंगे कि हम लोग तो कभी टैक्स दिए नहीं, हमें तो पता ही नहीं है क्या टैक्स है। टैक्स सब देते हैं, आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि गरीब से गरीब लोग भी देश में टैक्स देते हैं। टैक्स कई प्रकार के होते हैं, कोई डायरेक्ट टैक्स देते हैं, कोई डायरेक्ट टैक्स देते हैं। आप अगर एक नमक का पैकेट खरीदते हैं या टूथपेस्ट खरीदते हैं, फिर भी आप टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को। और अब है कि सर आप पूछिएगा कि गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है, ज़रूरत क्या है टैक्स लेने का। तो गवर्नमेंट टैक्स इसलिए लेती है कि देखिए, विच इज़ यूज फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस ऑन वेलफेयर वर्क। जो गवर्नमेंट जो हमारी सरकार जो है काम करती है समाज के लिए, जो रोड बनाती है। अभी आप हाल ही में देखेंगे कोरोना काल आया था, तो हम लोगों को बहुत सारा वैक्सीन दिया गया देश को, लगभग फ्री में। तो वो पैसा वैक्सीन बनाने में, प्रोडक्शन में तो कॉस्ट आई ही होगी, लेकिन सरकार हमें फ्री में दी। तो कैसे दी? तो ये सब टैक्स जो हम लोग देते हैं उसी की वजह से पॉसिबल होता है। सिर्फ वैक्सीन ही नहीं होता, एक हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन में भी बहुत सारे छात्र स्कॉलरशिप लेते हैं या विभिन्न प्रकार के योजना चलते हैं। फूड डिस्ट्रीब्यूशन चलता है भारत में, जिसमें गरीब लोगों को अनाज दिया जाता है, कई सारी योजना है। तो वो सब हमारे टैक्स के पैसे से ही लिए जाते हैं। तो आप देखिए, टैक्स जो सरकार लगाती है और जो है कलेक्ट करती है, तो वो 3 लेवल पे होती है टैक्स कलेक्ट। पहला तो होता है आपका एक सेंट्रल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। सेंट्रल स्टेट लेवल पे तो आप जानते हैं, लोकल लेवल में भी म्युनिसिपैलिटी होती है, जो हमारे नगर निगम कर जो होता है, जो लगाती है अपना मकान पे या जमीन का कुछ, इसको नगर निगम कर कहते हैं। तो ये लोकल बॉडी लगाती है। अब देखिए, द टैक्स सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। टैक्स सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। टैक्स सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है, एक है टैक्स बाय सेंट्रल और एक है टैक्स बाय स्टेट। यहाँ देखिए 2 भाग देखिए डिवाइडेड है, यहाँ पर भी यहाँ लिखे होंगे 2 टाइप्स, कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये 2 टाइप्स है और ये 2 भाग है। तो देखिए, टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है तो और स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। तो ये दोनों गवर्नमेंट अपना अपना टैक्स लगाती है। तो इसमें अंतर क्या होता है कि बहुत सारे प्रकार का टैक्स है। तो ये दोनों आपस में बांटे होते हैं कि हमें कौन सा टैक्स लेना है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी, स्टेट गवर्नमेंट कौन सा टैक्स लेगी। तो देखिए, इनकम टैक्स अभी बताएंगे आगे, इस पर आप जान लीजिए। यहाँ पे बस इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल। और टैक्स बाय स्टेट जो होती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, लैंड रेवेन्यू, इंटरटेनमेंट टैक्स और स्टाम्प ड्यूटी। इसको देख के आप घबराइए मत, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है स्टाम्प ड्यूटी, क्या होता है कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, इंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स क्या होता है, ये सब आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब अभी तक हम लोग जाने इतना कि टैक्स होता क्या है, टैक्स कलेक्शन जो है लगाया कितने, मतलब कौन कौन लेवल पे लगाया जाता है। तो सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल पे भी देख सकते हैं म्युनिसिपैलिटी का टैक्स, नगर निगम। और बांटा कितने प्रकार में गया, तो 2 प्रकार में, टैक्स बाय सेंट्रल, टैक्स बाय स्टेट। और इसमें कौन कौन है, ये है यहाँ पे आपका। अब हम लोग देखेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स। देखिए, इससे सवाल पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है कि कितने लेवल पर लगाया जाता है या कितने भाग में डिवाइड किया गया। अब आगे चलेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ टैक्स होता है। यहाँ 2 टाइप से प्रकार है और यहाँ बांटा गया है, इस पे ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप देखिए, डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो ये मिटा गया है, लिख देते हैं, ठीक है, हम बोल देते हैं, लिख लीजिएगा।
द टैक्स लिव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन इनकम्स एंड वेल्थ, इनकम वेल्थ बाय इनकम कॉर्पोरेशन टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स होता है। इसको अभी हम समझाएंगे अच्छे से डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट अभी के लिए तो आप इतना समझे। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब दिस टाइप ऑफ टैक्सेस इज नॉट पेड बाय समवन, मतलब ये किसी के द्वारा पेड नहीं किया जाता है जब, लेकिन ये अगर सामान महंगा हो जाता है तो हमको इनडायरेक्ट रूप से देना पड़ता है। इसको आप डिटेल में समझेंगे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट। इसको अच्छे से समझिएगा, क्या है कि क्वेश्चन में आपको ये पूछ सकता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा, क्वेश्चन लिख देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, और चाहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, और नीचे 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना होगा। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज कर जाइएगा। और यहाँ तो मैं 3-4 प्रकार के टैक्स बताऊंगा, बाकी कई प्रकार के टैक्स होते हैं। तो उसके लिए आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि डायरेक्ट कहते किसको है और इनडायरेक्ट कहते किसको है। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स लिखते हैं, समझिएगा ध्यान से, ये अलग है, और इसको लिखते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इकोनॉमिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अच्छा, इससे क्वेश्चन मैं कह दूं कि स्टैटिक्स पार्ट से जैसे यही सबसे पूछ लिया गया जो आज पढ़ाएंगे, लेकिन इससे कभी एग्जाम में करंट से भी पूछे जा सकते हैं कि भारत सरकार को इस बार डायरेक्ट टैक्स से ज़्यादा इनकम हुआ है या इनडायरेक्ट टैक्स से, डायरेक्ट में भी किससे ज़्यादा हुआ है, कस्टम ड्यू किससे हुआ है या किससे, इनकम टैक्स से, इनडायरेक्ट से किससे हुआ है। जैसे कभी नगर निगम टैक्स से आगे रहता है, कभी कुछ, तो वो करंट के टॉपिक होते हैं। और जो हम लोग बजट या इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया में पहले का और जो अभी है, इससे प्राप्त राशियाँ होती है वो सरकार बताती है। तो करंट से काफ़ी सवाल बनाने के लिए ये पोर्शन को आपको समझना होगा, तभी आप करंट का भी सवाल समझ सकते हैं। और कभी कभार डायरेक्ट इसी, ऐसा नहीं है कि इससे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, स्टैटिक पोर्शन से भी कई सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो आइए, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, इसको समझने के लिए पहले हम अपने यहाँ देख चुके हैं कि इनकम टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स में आता है। इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, इनकम टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में ले लेते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स। अभी पता चलेगा सब क्या होता है। सॉरी स्पेलिंग अगर गलत हो जाए तो माफ करिएगा। इंटरटेनमेंट टैक्स, इनकम टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स। अब इसी 2 एग्जाम्पल को लेकर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हकीकत ये होता क्या है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनकम टैक्स देखिए, इनकम टैक्स जो है किसी व्यक्ति पे आरोपित मतलब पर होता है, मतलब किसी व्यक्ति पे ही लगता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मतलब कोई बिजनेसमैन है या कोई अच्छे जॉब करते हैं तो उस पर लगता है। जैसे कोई एक्स पर्सन पे इनकम टैक्स लगा, और देना भी है, जो गवर्नमेंट को पेड भी करेगी इनकम टैक्स, ये एक्स पर्सन ही करेगी, जो मतलब जिस पर आरोपित होगा वही पेड करेगा। इससे किसी जैसे पड़ोसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे सपोज डेट कि मान लीजिए हम पे इनकम टैक्स लग गया, हम ही को देना होगा, आपको देना नहीं होगा। जो मतलब ये जिस पे लगता है उसी को पेड करना पड़ता है, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स में लगते हैं। जिस पे लगा वही पेड किया, दूसरा को उससे कोई मतलब नहीं है, आपका पड़ोसी से उससे कोई मतलब नहीं है कि इनको कौन सा टैक्स लग गया, कौन सा टैक्स नहीं लगा। समझिएगा, इसको क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पर बहुत भर भर के, चाहे वो बीपीएससी, यूपीएससी, चाहे स्टेट में पीसीएस हो, बैंकिंग हो, जो भी हो उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकम टैक्स क्यों, जैसे कि आप कोई आदमी का सपोज 10 लाख इनकम है, 10 लाख इनकम है, तो इनको 10 लाख इनकम है तो इसको कोई और टैक्स मतलब कितना भी पेड करना होगा, कुछ परसेंट होता है जो स्लैब जिसको कहते हैं, करना पड़ेगा। अगर 20 लाख है तो और ज़्यादा, मतलब एक नहीं रहता है, 10 लाख पे कुछ और, 20 लाख पे कुछ और, 5 लाख पे थोड़ा और कम। और अगर किसी का 2 लाख है अर्निंग तो सरकार छोड़ देती है, सोचते कि 2 लाख में क्या लेंगे इसको इनकम टैक्स, तुम ये नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, नंगा नहाएगा क्या। तो इसमें 2 लाख में इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। तो जिसपे आरोपित हुआ उसी को देना पड़े, इसी को हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। एक कम और यहाँ पे लिखे हैं हम प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी एक प्रणाली होता है, कर प्रणाली। तो प्रोग्रेसिव टैक्स भी इसी को कहा जाता है, मतलब जो ज़्यादा कमाएंगे उसको लिया जाएगा, जिनका जितना टाइप से अर्निंग है उसी हिसाब से लिया जाएगा। तो इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स भी कहते हैं। इसको भी ध्यान में, हालांकि ये कम पूछा जाता है लेकिन यही होता है, इसी को प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं कि मतलब जिसका इनकम जितना होगा उसी अनुसार से टैक्स देगा। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, देखिए आप इंटरटेनमेंट टैक्स के लिए इसका एग्जांपल लिए, जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हैं तो आपको मूवी जो वहाँ टिकट काटने वाले होते हैं वो आपसे पूछते नहीं है कि आप ओबीसी से है, बीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है या जनरल है। उनका एक टिकट का दाम होता है 150 रुपया,
₹150, वो सिर्फ आपसे यही पूछते हैं कि साहब आपको बालकोनी का टिकट चाहिए या पीछे का चाहिए, तो हम लोग आपको फट से बोलते हैं कि नहीं कॉर्नर साइड वाला सीट दे दीजिए। तो उसको कोई मतलब नहीं है कि आप झुग्गी झोपड़ी से हैं या कहीं से भी आए हैं, उसका एक फिक्स रेट है ₹150, उससे आप टिकट लेना है लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। तो इसके में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है ये मूवी थिएटर वाले पे जो है टैक्स लगाती है, बोलते हैं कि तुमको ₹150 का टिकट रखना है तो इस पर इतना टैक्स देना होगा। और देते कौन है? मूवी थिएटर वाला तो नहीं देता, वो हम लोग से ले लेता है, मतलब ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। जैसे इसमें क्या हुआ, लगी तो मूवी थिएटर वाला, लेकिन पेड कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली रूप से। इसमें देखिए सरकार सोचती है कि मूवी वाला खूब दे रहा है पैसा, लेकिन मूवी वाला तो एक्चुअल रूप से तो इसका पैसा हम ही लोग पेड कर रहे हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप कोई भी क्वेश्चन में सवाल आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट टैक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडायरेक्ट टैक्स, तो आप इतना चीजों को ध्यान रखिएगा। इनडायरेक्ट टैक्स देखिए सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्स सबसे लेती है, इसको सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अमीर है या गरीब है। देखिए यहाँ पे कोई रिच पर्सन, मिडिल क्लास कोई भी जाएंगे तो उसको इतना ही पे करना पड़ेगा। और जैसे कि पेट्रोल का दाम पे, पेट्रोल पे टैक्स लगाया जाता है, विभिन्न सरकार टैक्स लेती है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? अमीर लोग भी उतना ही रुपये लीटर खरीदते हैं, गरीब लोग भी उतना ही रूप से। तो इसी को कहते हैं कि जो हमने यहाँ लिखा है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स इसी को कहा जाता है, रिग्रेसिव टैक्स इसी को कहा जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है या गरीब हो या अमीर हो। जनरली हम लोग जब नया नया जवान हुए होते हैं या समझदार हुए होते हैं तो मूवी हॉल में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि ₹150 टिकट का दाम है, 450। पीछे फट से देखते हैं या कोई बस पे चढ़ते हैं तो देखते हैं कि इतना सीट है, इसके पास इतना है, तो बाप, तो हम लोग सोचते हैं कि ये लोग तो इतना रुपया कमा लिया। मतलब कि हम लोग जब नया नया समझदार होते थे ये लोग सोचते हैं, नहीं भी सोचते हैं तो सोचिएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस 150 का टिकट रहता है तो आप लोग सोचते हैं कि इसका पास 450 है तो ₹1,00,000 एक 80,000 एक ही सौ में कमा लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उससे इस 150 में सरकार उससे 80 से 90 रुपया के विभिन्न प्रकार के टैक्सों से मतलब टैक्स लेती है, इंटरटेनमेंट टैक्स के रूप में लेती है, जिसमें से इंटरटेनमेंट टैक्स ही ज़्यादा होता है। गरीब पे इसलिए लगता है क्या कि आप जब एफोर्ड कर सकते हैं टैक्स देना तभी तो आप जाते हैं, इसलिए ये टैक्स गरीब पे भी उतना ही रूप से लगता है। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी तक हम लोग इतने ये सारी चीज़ समझ गए। अब जो है इकोनॉमी में हम लोग का बहुत सारा, जैसे कोई भी चीज़, जैसे आप पंचायती राज सिस्टम ऑफ पॉलिटी में पढ़ते होंगे तो कोई कमेटी थे, बलवंत राय मेहता कमेटी, वो पॉलिटी जब हम पढ़ाएंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे। तो कमेटी बनाया जाता है कोई भी चीज़ को, जैसे सरकारी चीज़ चलता है तो उसको देखने के लिए, चाहे उसमें आगे क्या करना चाहिए, उसको रिफॉर्म बनाने के लिए। तो इसमें भी आर्चिलेया कमेटी 1991 में फॉर्म किया गया था, ये टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म करने के लिए किया गया था। और KL रेखी समिति 1992 में किया गया था, यूनिफॉर्म रेगुलेशन फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन के लिए किया गया था। ये सब हम इसलिए पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि ये जो बताइए आर्चिलेया कमेटी किस चीज़ से जुड़े हैं, तो हम लोग तुरंत जवाब दे देंगे इकोनॉमी रिफॉर्म से। इस तरह के सवाल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब तो अब तक आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है। हमने इसको समझाने का प्रयास किया है। अब जब आप इसको क्वेश्चन बनाने जाइएगा तो देखिए ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया, क्वेश्चन बनाइएगा आप जरूर ऑब्जेक्टिव बुक से या लुसेंट को या किसी से, उसमें और तरह तरह की चीज़ पता चलते हैं। ये तो आपका बेसिक नॉलेज होगा। जैसे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो पढ़ा उससे ही जोड़ के कई तरह के सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो उतना बताना संभव नहीं होगा। आप क्वेश्चन बनाइएगा, आपसे समझ में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको और ढेर सारे मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि यहाँ जो पढ़ा दिया गया है उसी में से सवाल आ जाएगा, आपको क्वेश्चन बनाना होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये गारंटी है। ये सब चीज़ हम जो क्वेश्चन पूछा गया उसी से पॉइंट बना के आए हैं। तो देखिए टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट होता है, हम लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बहुत तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, तो उसका टैक्स क्या होता है, ये क्वेश्चन से लाया गया है, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। ये टैक्स जो होता है एडवर्टाइजमेंट, तो वो तो कर लगाई जाती है और वसूला भी जाता है सेंटर के द्वारा, लेकिन इसका पूरा का पूरा जो प्रॉफिट होता है इसे ट्रांसफर कर दिया जाता है स्टेट पे, जिस स्टेट में ये चला होगा एडवर्टाइजमेंट। अब कुछ तथ्यात्मक जानकारी है, ये सारा क्वेश्चन बनाइएगा तो पता चलेगा। जो इनकम टैक्स है पहली बार हमारे देश में 24 जुलाई 1860 में लगाई गई थी, जिसके कारण हम लोग 24 जुलाई को आयकर करदाता दिवस भी मनाते हैं, आपको मालूम होगा। उसी प्रकार वेल्थ टैक्स
वेल्थ टैक्स जो है 1957 में, जो अभी शायद खत्म भी हो गई है। सर्विस टैक्स जो लगाया गया था 1994 से 1995 में। और एक और पॉइंट है, ये पॉइंट है जो हमने बीपीएससी से निकाले। बीपीएससी क्वेश्चन डायरेक्ट रूप से पूछी है कि द टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट्स रेवेन्यू इज डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। मतलब कि लगाया तो जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन डिवाइड किया जाता है दोनों में, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन सा टैक्स है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। और एक और पॉइंट है जो क्वेश्चन के रूप में पूछ लिया जाता है, वो है लिक्वर टैक्स। लिक्वर टैक्स मतलब होता है जो दारू शराब, जैसे आप देखते होंगे कि कहीं पे हम लोग क्या गोवा में दारू सस्ता मिलता है, दिल्ली में महंगा, के बिहार में, मतलब हर स्टेट में दारू का जो कीमत होता है, लिक्वर का, शराब का, जो अलग अलग होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कि इस पर टैक्स जो कलेक्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट अपना हिसाब से टैक्स कलेक्ट करती है। और एक ये नया टर्म आया है आयकर सेतु, जो 2017 में लॉन्च हुआ। ये एक ऐप है जो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई। इससे आप ऑनलाइन टैक्स पेमेंट कर सकते हैं या टैक्स से जुड़ी कोई भी जानकारी इस पर मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और जैसे आपने यहाँ पे देखा है टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट दोनों में। तो ये करने का काम कौन करती है, तो ये करने का काम हमने यहाँ लिख रखा है, वो फाइनेंस कमीशन करती है। हालांकि फाइनेंस कमीशन जब हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, क्या हम पढ़ाएंगे कभी पॉलिटी, तो उसमें डिटेल से पढ़ने को मिलेगा क्या होता है, कौन सा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा आर्टिकल में है। वहाँ पे हम लोग इसको एक पूरे एक टॉपिक ही बना के एक लेक्चर ही लगाएंगे। लेकिन अभी के लिए इतना समझिए कि फाइनेंस कमीशन होती है जो प्रेसिडेंट के द्वारा सेटअप किया जाता है, और वही डिसाइड करती है कि टैक्स का जो है टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वही है। एक और टर्म होता है जीएसटी। जीएसटी भी एक बड़ा टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ के लिए आप टैक्स वाला चैप्टर में इतना जानिए कि जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स नहीं है। जीएसटी भी एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है। और एक कंसेप्ट और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इस चैप्टर से पूछ लिया जाता है। यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मैं ऐसा पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन छूटे नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। लॉन्ड्रिंग आप लोग सभी जानते होंगे, जहाँ पे कपड़ा धोते हैं हम, जैसे हम लोग कपड़ा पहनते काला हो जाता है, तो लॉन्ड्रिंग में देते हैं तो वाइट हो जाता है, मतलब उसको साफ करके देता है वो। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी यही कंसेप्ट है। ये जो ब्लैक मनी को जो व्हाइट मनी में कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट जो होता है उसी टर्म को हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। आप पूछेगा सर मास्टर जी आप ये बताइए कि ब्लैक मनी क्या होता है, व्हाइट मनी क्या होता है। तो ब्लैक मनी को ऐसा मनी को कहते हैं जिसमें हम लोग टैक्स नहीं देते हैं। जैसे कि अब किसी का कमाई है 10 लाख, तो उसको टैक्स लगेगा, उस पर जो स्लैब है सरकार का वो हर साल बदलते रहती है, तो उस पर टैक्स लगेगा। लेकिन अब जैसे किसी का कमाई है 10 लाख और वो बता रहा है कि मेरा 7 है, तो वही जो 3 लाख जो वो छुपा रहा है, और इसको यही हो गया इसका ब्लैक मनी। और इसी को अगर वो वाइट करता है किसी भी माध्यम से, बहुत सारे देश में तरीका है, तो इसी को बोला जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, तो हम लोगों ने समझने का प्रयास किया कि टैक्स सिस्टम क्या है, क्यों लगाया जाता है, कौन कौन से कलेक्ट करते हैं, कितना प्रकार में डिवाइड किया जाए, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स, और कितना टाइप का है ये इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, कौन सा कमिटी बने, सब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे। जीएसटी देखे आप। एक और है सॉलिडिटरी टैक्स। ये जो है आईएमएफ के द्वारा लगाई गई, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। सॉलिडिटरी टैक्स, इसको एकजुटता टैक्स भी टैक्स कहते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, एकजुटता कर, हिंदी में इसको एकजुटता कर बोलेंगे। तो ये सॉलिडिटरी टैक्स क्या है जी, ये तो है आईएमएफ जो है अपना इंटरनेशनल बॉडी, इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहते हैं, ये लगाई थी। अब ये 1 साल करेंट का सवाल है ये, अगर हो सकता है तो आपसे पूछा जाए, और पूछा ना जाए भी तो आप ध्यान रखिएगा। सॉलिडिटरी टैक्स एकजुटता टैक्स होता है, ये आईएमएफ के द्वारा लगाई गई थी। ये क्यों लगाई गई थी, कोरोना काल में आप लोग देखे होंगे कि सारा धंधा बिजनेस चौपट हो गया था सबका, लेकिन कुछ लोग जो थे जैसे ऑनलाइन से जुड़े थे, ऑनलाइन जो टीचिंग कर रहे थे, या फ्लिपकार्ट वाले थे, अमेजन वाले थे, कोई भी जो इस प्रकार के बिजनेस, वो खूब सारे पैसे कमा लिए गए हैं।
और किसी का जो ऑफलाइन जिनका स्कूल है, ये घर पे काम करते थे, बाहर जाना पड़ता था, उनका काम एकदम चौपट हो गया। तो वही IMF बोली कि ये टैक्स लगा देते हैं, मतलब ये टैक्स किस पे लगेगा, जो ऑनलाइन है, जो ज़्यादा कमाते हैं, इसी के लिए इसको एकजुटता टैक्स किया जाएगा कि जो ज़्यादा कमाए हैं जो पैसा, उन पे ये टैक्स लगा दिया जाए, तो उनको मतलब सरकार नहीं लेगी, और जिससे जो नहीं कमाए उनको बेनिफिट होगा। तो उसी को IMF द्वारा लगाई गई थी सॉलिडेरिटी टैक्स। जैसे कि अब जो ऑनलाइन वाले फ्लिपकार्ट है, चाहे अमेजोन है, उनको ऊपर ये टैक्स मतलब भारी मात्रा में लगा दिया जाए, और उससे मतलब एकजुटता बनी रहेगी। तो एकजुटता प्रदान करने के लिए इसको सॉलिडेरिटी टैक्स को लगाया गया था। ये करंट का है, अप्रैल 2001 में लगाया गया था। पूछा जा सकता है सॉलिडेरिटी टैक्स क्या है, और सॉलिडेरिटी टैक्स लगा कहाँ है आजकल। तो ये एक बार जर्मनी में शायद 1991 और एक बार फ्रांस में लगाया गया था, इसका एग्जैक्ट पता नहीं है। जर्मनी में जब युद्ध हो रहा था तो उसमें 2 भागों में बट गया था जर्मनी, तो एक वेस्ट जर्मनी और एक ईस्ट जर्मनी। तो वेस्ट जर्मनी अच्छा स्थिति में थी, ईस्ट जर्मनी अच्छा स्थिति में नहीं थी। तो शायद जो अच्छे पार्ट स्थिति में तो उन पर ये सॉलिडेरिटी टैक्स लगाया गया था। तथ्यात्मक जानकारी के रूप में ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। चलिए आप हम लोग इतना समझ गए हैं। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, इनकम टैक्स हम समझा दिए क्या होता है, और ये कस्टम ड्यूटी क्या होता है, इसको आप ये कौन सा टाइप का टैक्स होता है ये भी आप समझ लीजिए। कस्टम ड्यूटी मतलब जो हमारे देश से सामान जो बाहर जाते हैं, जिसको हम लोग इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कहते हैं, इम्पोर्ट पे भी और एक्सपोर्ट पे भी टैक्स लिया जाता है, उसी को हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की कंपनी काम करती है, इन्फोसिस, महिंद्रा, कंपनी देशी हो या विदेशी हो कोई, तो उनमें एक प्रकार का टैक्स लगा दिया जाता है, मतलब टैक्स लगा दिया जाता है, उसी को कॉर्पोरेट, जो कंपनी के द्वारा लिया जाता है, कंपनी से लिया जाता है, सॉरी, उसी को हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स सभी के लिए समान होता है, ये याद रखिएगा, लेकिन कभी कभी कोई कंपनी को किसी बेसिस पे छूट दिया जाता है, उसी में थोड़ा अंतर आता है। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, कॉर्पोरेट टैक्स आप समझ गए होंगे। लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड से लिया गया टैक्स जो होता है, लैंड से जो रेवेन्यू जनरेट करते हैं उससे का जो टैक्स लगता है, उसे इंटरटेनमेंट टैक्स आपको समझा दिया गया। और स्टाम्प ड्यूटी क्या होता है, ये भी एक प्रकार का टैक्स है, इसको आप लोग समझिएगा। स्टाम्प ड्यूटी जब आप कोई भी घर या मकान लेने जाते हैं, जैसे हमसे आप घर ले रहे हैं, तो आप जाते होंगे ब्लॉक में, तो एक स्टाम्प पेपर आता है, आप लोग जानते होंगे, उसमें भारत प्रकार का, इसमें ऐसे लिख के इंग्लैंड में रहता है, यहाँ पे वहाँ पे लिखा रहता है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, 50 रुपया पे बोलते हैं दुकान में जाके, मतलब ये दीजिए तो 200 का दे देता है, 500 रुपया। तो कागज़ तो नहीं आता है 500 का, तो उसमें उसका मतलब वो आपका ये प्रमाण हो गया कि मतलब हम 200 रुपया का है अगर, तो 200 टैक्स दे रहे होंगे। आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो घर में देखिएगा, ऐसा मौजूद रहता है सभी घर में। तो टैक्स, तो उसी को स्टाम्प ड्यूटी बोला जाता है। इंटरटेनमेंट टैक्स आप जान गए, तो हम लोग सभी आपको बताने का प्रयास किया है, और इसमें ऑब्जेक्टिव जरूर बनाइएगा, आपको ज़रूर फायदा करेगा। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ छूट जाएगा। यहाँ तो हमने आपको कॉन्सेप्ट को एक समझाने का कोशिश किया है, लेकिन आप इसको ऑब्जेक्टिव बनाए तभी फायदा करेंगे, नहीं तो आप कितना भी बड़ा जगह, कितना ही बड़ा कोचिंग से पढ़ लीजिए, फायदा नहीं करेगा। क्योंकि हम लोग आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इसको तो लाइक करिएगा, जिससे उत्साह बढ़ेगा, और इस पर और कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाने का हम लोग कोशिश करेंगे। और चूँकि इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो करिएगा ही मेरा चैनल को। और अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरा और एक बात मानिएगा, जो समाज के हित में है, इकोनॉमिक्स अब टैक्स के बारे में पढ़े तो शायद इसको सिर्फ पढ़ के एग्जाम ही देना नहीं है, आप कुछ प्रैक्टिकल भी कीजिए लाइफ में। तो एक होता है जो टर्म आया हम लोग के यहाँ खूब उछला है, वोकल और लोकल, इसको आप जरूर पालन करिए, मेरा रिक्वेस्ट है आपको हाथ जोड़ करके। जैसे आप अभी गर्मी में देखते होंगे कि कोई रिक्शा या फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल वाले रोड पे धूप में बेचते रहते हैं, तो मेरा कहना है कि आप लोग उन्हीं से सामान खरीदे, बजाय के बड़े बड़े मॉल में जाके या बड़े बड़े शॉप में जाके आप अपना लोकल वेंडर को ही सपोर्ट करें। आपको अगर फ्रूट्स लेना है तो लोग आपको कभी कभार ना जो ज़रूरत नहीं भी हो, तो अगर कोई लोग बेचते हैं रोड पे सामान, कोई बच्चा बेचता है, देखते होंगे आप, तो उनसे ले लिया कीजिए, ज़रूरत नहीं है और 2 दिन बाद जरूरत पड़ने वाला है, फिर भी ले लिया कीजिए। लोकल फॉर वोकल बनिए। और आप देख रहे हैं कि सब खेल टैक्स का है। अगर आप मॉल में भी जाते हैं सामान लेने, तो हम लोगों को फील होता है कि हम बहुत महंगा सामान ले लिए, एक ले लिए, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार उस पर टैक्स लगाती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, वोकल फॉर लोकल जरूर बनिए, इतना मेरा बात मान लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा, ठीक है, थैंक यू, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, थैंक यू।